सेशन में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब जुड़ रहे हैं और साथ में जुड़ रहे हैं रमेश विधुड़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप तीनों का स्वागत है और आप तीनों से हम थोड़ा राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2019 का लोकसभा चुनाव राम रक्षा और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा या कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों में बात होती नजर आएगी। सबसे पहले रमेश विधुड़ी साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये बीजेपी के मुताबिक सर राष्ट्रवाद होता क्या है? बीजेपी के मुताबिक राष्ट्रवाद है अपनी मिट्टी, अपना देश, उसकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए कौन लोग आगे आने वाले हैं, कौन लोग अपने निजी हित और स्वार्थों के लिए सत्ता भोगने के लिए उसके साथ सौदा करने को तैयार है। ये अंतर देखना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की भावना ना होती तो सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर ना चढ़ते, चंद्रशेखर जी को सीने में गोली ना खानी पड़ती, अशफाक उल्ला खां को गोली ना खानी पड़ती। तो इस प्रकार की राष्ट्रवाद की परिभाषा जो आज सब लोग कहीं ना कहीं निजी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सत्ता भोग के लिए, और ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के ठेकेदार कुछ चंद लोग हो गए हैं। हम राष्ट्रवाद के ठेकेदार नहीं है। मैं आपसे पहले कहना चाहता हूं, वो लोग क्यों ना राष्ट्रवाद के ठेकेदार बनते हो। मैं कहना चाहता हूं, राशिद भाई बैठे हुए हैं, बार बार मुझसे पूछे, एक प्रवक्ता बोल रही थी भी कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने देश के लिए त्याग किया है। वो कांग्रेस थी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस, और जब देश आजाद हो गया था तो देश में कहा गया था इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब लोकतांत्रिक पद्धति से नई पार्टियां आनी चाहिए। सबसे पहला झूठ तो यह है कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस आई है, लेकिन जाल में घुमाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। और जहां तक राष्ट्रवाद के लिए बलिदान देने की बात होती है, तो राष्ट्रवाद के लिए बलिदान दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो आज जम्मू कश्मीर हमारे पास ना होता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया विधुड़ी जी? एक मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं बताना चाहता हूं, मेरी बात से कोई अनभिज्ञता हो खड़े होकर बता दें। वो अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, काहे को उसमें परमिट लगाने की बात तय की गई थी। हमारा कश्मीर आज अगर कश्मीरी पंडितों की दुहाई देने वाली बात करते हैं, किन लोगों ने वहां पर कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए मजबूर किया, किन लोगों की शय पर कौन शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग थे। लेकिन आज अगर भारत में, कल मैं एक बहुत लीडिंग टीवी चैनल पर ही देख रहा था, एक एनसी के एमएलए साथ बैठे थे अकबर, उनसे बार बार वो एंकर कह रहा था बोलिए भारत की जय, बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। कह रहा क्यों बोलूं। उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में डर लग रहा था, और वो कांग्रेस की अलायंस पार्टी का व्यक्ति है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में आप रह रहे हो उस देश में रहने वाला व्यक्ति, और अगर केवल छोटी कुछ चंद वोटों की खातिर मैं सत्ता में बना रहूं और देश की अस्मिता के साथ में सौदा करेगा, तो वो राष्ट्रवाद है। बिल्कुल ठीक है विधुड़ी जी, आपने कुछ एक 10 सेकंड और खत्म कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं क्या भाषा से ही राष्ट्रवाद होगा? हाँ, भाषा से राष्ट्रवाद होगा। मैं मेरी मां को मां नहीं कहूंगा और मेरे पिता की लुगाई कहूंगा, इसमें अंतर होगा क्या? वो मां सहन कर लेगी? किसको मालूम नहीं, वो पिता की लुगाई नहीं है, पिता की बीवी नहीं है, लेकिन मेरी मां है तो मुझे मां ही कहना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मेरा देश है तो मुझे देश की जय। लेकिन रमेश विधुड़ी साहब, आपने जो नाम गिनाए आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वालों में, उसमें आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं गिनाया, सरदार पटेल का नाम भी आपने शायद नहीं गिनाया, कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेताओं का नाम आपने नहीं गिनाया। ये सोच समझकर या वो राष्ट्रवाद के प्रतीक नहीं है आपके? वो राष्ट्रवाद के सब प्रतीक थे, लेकिन छोटी सी डिबेट के अंदर जब कांग्रेस के लोग बार बार कहते हैं, बार बार देश में भाषण में कहते हैं कि जनसंघ के लोगों ने देश के लिए क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, जब बार बार कहते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों गौण हो जाते हैं? क्या देश के बाथरूम से लेकर एयरपोर्ट तक क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 55 साल में कई नाम रखने की बात नहीं थी? क्या उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या एक ही परिवार ने देश की आजादी लड़ाई थी? क्या इस देश को एक ही परिवार चला सकता था? राशिद अल्वी साहब, आपके परिवार की गुलामी करने वाले लोग अपने निजी हितों के लिए एक परिवार का योगदान करते रहे। राशिद अल्वी साहब, देश की आजादी में 10,000 लोगों ने योगदान दिया था, एक ही परिवार ने योगदान नहीं दिया, और उसका सुख और भोग केवल एक परिवार ने। राशिद अल्वी साहब, विधुड़ी साहब को आपने सुना और उन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है और यही राष्ट्रवाद होना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए। आपके मुताबिक राष्ट्रवाद क्या सर? एक तो मुझे अफसोस भी है और तकलीफ भी है। 70 साल की आज़ादी के बाद अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाई जाए, इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्र के लिए प्यार करता है। इस देश के लोगों के बीच में दीवार मत खड़ी कीजिए। राम इस देश के हर आदमी का है, सब इज्जत करते हैं। किसी एक आदमी की, किसी एक पार्टी की फफोती नहीं हो सकता। वो लोग जो राम मंदिर और राम की बात करते हैं,
राम मंदिर तो आपने बनाया नहीं, 7 स्टार आपने अपना ऑफिस बना लिया दिल्ली के अंदर, राम मंदिर आप नहीं बना पाए। सिर्फ हर चुनाव के अंदर उसके नारे पर चुनाव लड़ते रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब राष्ट्र के लिए लड़ाई हो रही थी तब आप कहां खड़े थे? आपने इतिहास देखा है? मैं इतिहास अगर आपको खोल के पढ़ के सुना दूंगा, शर्मिंदगी हो जाएगी। हेड गवार साहब जो आरएसएस के चीफ थे, और ये किताब ऐसा नहीं है कि किसी और पब्लिकेशन ने छापी हो, आरएसएस का जो पब्लिकेशन है उसने छापी है। हेड गवार जी ने, सुन लेते मुझे बोलने नहीं नहीं सर, एक नेशनल चैनल के सामने आप खंडन कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। बात बोलती आप खंडन कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। 1 मिनट, आप खंडन कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट, बताइए पब्लिकेशन का नाम, बताइए ना पब्लिकेशन का नाम। बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे देश को कब तक गुमराह करोगे? अरे 70 साल तक देश को गुमराह करते रहे हम लोग। तो लीजिए, कब तक गुमराह करते रहोगे ऐसे? पब्लिकेशन का नाम थोड़ा धैर्य विदुरी जी, थोड़ा धैर्य सुन लेते। गलत बात, थोड़ा जो बात जायज है, आप पब्लिकेशन का नाम बताइए। बता रहे राशिद अली जी, बता रहे, बताइए राशिद जी। अगर आप इस तरह देखिए, आरएसएस को कहकर कब तक रोटी सेकते रहोगे? कब तक मुसलमानों को बेचते रहोगे आरएसएस का नाम लेकर? सुनिए देखिए जी, कहिए राशिद जी। इस तरह की बहस में मैं पार्टिसिपेट कभी नहीं करता हूं। आप अपनी बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप ही तथ्य रख रहे हैं। जी कहिए, आप कहिए। राशिद अलवी साहब अपनी बात कहिए। नहीं कहिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं बॉर्डर के अंदर अरेस्ट किया गया, नेहरू जी ने उनकी हत्या करवाई, फिर मैंने तथ्य रखे। फिर ऐसा कीजिए, इन्हीं से बात कर। नहीं, आप ही की बात है सर, माइक आप ही के हाथ में। इस तरह मैं नहीं, रमेश विदुरी साहब के हाथ में माइक नहीं है, माइक आप ही के हाथ में। कई तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती है। बिल्कुल, आप बात सुनिए। मैं मानता हूं सच्चाई बहुत तकलीफ दे होती है, लेकिन कभी कभी सच्चाई को बर्दाश्त करना भी होता है। अब देखिए, ये इस तरह बहस, विदुरी साहब सुन लीजिए, विदुरी साहब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। राशिद भाई, नहीं आप अपना खंडन कीजिएगा सर, आप अपनी बात करूंगा ना मैं। आप अपनी बात करिए, आपका छोटा शो है। देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। राशिद अली साहब बैठिए सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं सर, आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है और आपकी तो धैर्य की मिसाल दी जाती है। तो फिर कहिए, मैं जब बोलूंगा नहीं तो धैर्य क्या कहां से आ जाए? एक सबसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी कोई बात कही हेड गवार जी के बारे में, आपको किस बात की नाराजगी है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुझसे सर, अपनी बात पूरी कीजिए। क्यों आगे बढ़ते हैं? अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला कि हेड गवार जी ने क्या कहा था और आपको तकलीफ होने लगी, क्योंकि आपको मालूम है कि उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो बात मैं ना कहूं। जब नमक का आंदोलन था, आरएसएस गांधी जी के खिलाफ खड़े थे, नमक आंदोलन में नहीं थे। और जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, आप भगत सिंह की बात कर रहे हो, अशफाकुल्ला की बात कर रहे हो, अरे आप कहां खड़े थे ये बताओ ना देश के लोगों को। ठीक है, 1942 के अंदर जब गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, कांग्रेस पार्टी ने चलाया देश को आजादी की लड़ाई का, तो गुरु गोलवालकर जी, ठीक है, उनके साथ नहीं खड़े थे। गुरु गोलवालकर जी का भाषण है आपके पास, अगर मोबाइल हो। 1 मिनट जी कहिए। अभी इसी वक्त इंटरनेट पे आप देख लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग के चला जाऊंगा। गुरु गोलवालकर जी का भाषण है कि अपने लोगों से उन्होंने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये तो प्रकृति का उसूल है। ठीक है, आज अगर अंग्रेज इन कांग्रेसियों को, फ्रीडम फाइटर्स को मार रहा है तो अंग्रेज बड़ी मछली है, ये छोटी मछली है। ठीक है, राशिद अलवी साहब माफ कीजिएगा, आपको रुकूंगा। हमारे साथ केसी त्यागी जी भी हैं। आज उनसे राष्ट्रभक्ति का सबक लिया जाएगा। केसी त्यागी जी से भी थोड़ा उनका पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मौजूदा दौर में अगर संघ प्रमुख कहते हैं कि हिंदुत्व की पहचान बिना मुसलमानों के साथ नहीं हो सकती है, तो 2019 का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेकिन केसी त्यागी साहब, सर आप तो हिंदू मुसलमान के बारे में, केसी त्यागी साहब, आपको लगता है कि आप कहीं दुविधा में हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तब जबकि आप मूलतः समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के सामने या केसी त्यागी साहब के आमने सामने राष्ट्रवाद कहां टिकता है सर? कहीं मुश्किल होती है आपको डिफेंड करने में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये शब्द ऐसा है, भावना ऐसी है जिसका सबसे सरोकार है। राष्ट्रवाद 1947 से पहले भी था, आज भी है। आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़े, शहीद हुए, वो भी राष्ट्रवादी थे। और मैं धर्म के आधार पर किसी को अराष्ट्रवादी भी मानने को तैयार नहीं हूं। जो अराष्ट्रवादी थे 1947 के साथ वो पाकिस्तान चले गए। लड़ाई हिंदुस्तान में गांधी के हिंदुस्तान की थी
और जिन्ना के पाकिस्तान की थी। लोगों के सामने चॉइस थी। इसलिए जितने राष्ट्रभक्त विधुड़ी जी हैं उतने ही राष्ट्रभक्त में राशिद अल्वी जी को मानता हूं, जिनके पुरखे 47 के बाद जिन्ना की बात ना मान करके गांधी की बात मान करके इसी मुल्क में रह गए। रोज रोज किसी से किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं जी। जहां तक समाजवादी आंदोलन की बात है, हम मूलतः गैर कांग्रेसी आंदोलन में पैदा हुए। हमारे पुरखे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, हम सब लोगों का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई में नेहरू जी या उनके साथियों ने देश की जनता के साथ जो वायदे किए थे, अच्छा बेहतरीन हिंदुस्तान बनाने का, गरीबी अमीरी के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है उसको दूर करने का, गांव को स्वराज बनाने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, जब ये सारी चीजें हल नहीं हो रही थी जी, उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बना, जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, जिसमें विधुड़ी जी की जनसंघ भी थी, इनके पुरखों की स्वतंत्र पार्टी भी थी, और यहां तक राशिद अल्वी साहब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हमारे गठबंधन की सरकारों का हिस्सा थे। बिल्कुल। लेकिन उनको 2019 तक आते आते केसी त्यागी साहब, क्या आपको लगता है कि वो सारे मुद्दे जिनको लेकर आपने मुहिम की शुरुआत की थी वो खत्म हो पाए, उन मुद्दों का जवाब मिल पाया, या आपको लगता है कि आज भी प्राथमिकता में राम रक्षा और राष्ट्रवादी हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? मुझको अब कष्ट एक चीज का होता है। देखिए, देश के सामने समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, समाज में अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं, समाज में असहिष्णुता इतनी ज्यादा है, गैर बराबरी इतनी ज्यादा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम चुके बैठे हुए लुटियन जोन के ताज होटल के कॉम्प्लेक्स में, हमें नहीं पता लगता कि कैसे 15 लोगों के हाथ में देश की 65% संपत्ति चली गई। अगर पूंजीपतियों के इजाफे बढ़ते हैं कि कोई हिंदुस्तान का पूंजीपति दुनिया की 20वीं लिस्ट में आ गया तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। बिल्कुल। हिंदुस्तान के मामूली आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, मेरा उससे सरोकार जी। बिरला के, टाटा के, मोदी के, मोहन के, डालमिया के, अंबानी के, अडानी के जो एसेट्स बढ़ते हैं वो व्यक्ति के एसेट्स हैं, और जो मेरे सामने बैठे हुए लोगों के मुनाफे बढ़ते हैं, इनकी रोजाना की जिंदगी में बहबूदी आती है, मेरे लिए वो ज्यादा महत्व। बिल्कुल। लेकिन विधुड़ी साहब, आप तो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, प्राथमिकता आपकी क्या है? देखो, ऐसा है, मैंने इसका एग्जाम्पल पहले दे दिया था। अभी राशिद मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई की तरह मैं उनको सम्मान भी करता हूँ। राशिद भाई ने कहा था भगवान राम मंदिर को भूल गए। भगवान राम मंदिर को ना भूले थे, ना भूलेंगे, था, है और बनेगा भी। 2015 में आप लोगों ने, सॉरी, यूपीए के टाइम में आपने एफिडेविट दे दिया कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था। हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रवाद और सबसे बड़ी देश के लिए विजय इस बात की है कि आज प्रियंका को भी भगवान राम के लिए कहना पड़ रहा। राशिद अल्वी भी कह रहे हैं भगवान राम थे, हैं और उनका मंदिर बनेगा। कल राजीव जी भी कह रहे थे नोएडा में नहीं बनेगा तो अयोध्या में बनेगा। नंबर 2, आप जजों को यह कहकर धमकाएंगे कि राज्यसभा में हम पावर में हैं, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि 2019 से पहले राम मंदिर बन गया तो हम तुम्हारे खिलाफ अब महाभियोग लाकर और जजों को डराकर आप निर्णय को रुकवाएंगे, और फिर कहेंगे तुम्हारा राम मंदिर कहां चला गया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाएंगे तो कहेंगे फिर आप भारत में इंटॉलरेंस हो रहा है, कानून पर विश्वास नहीं रखते मोदी जी, और देश में मुसलमानों की भावनाओं को अलग दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके ऑर्डिनेंस ले आए। ठीक है, तो आप पहले कहो ऑर्डिनेंस लाते हम, आज आप स्टेटमेंट दो, कल ऑर्डिनेंस आता है और भारत मंदिर का नाम। जब सर ट्रिपल तलाक पर पूछकर लाए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। सर ट्रिपल तलाक पर पूछकर लाए थे, अभी आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ये आरक्षण पर पूछकर फैसला लिया था, बता रहा हूं, सुनिए, हिम्मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर निर्णय दे दिया था, तब ऑर्डिनेंस लाए थे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भगवान राम के ऊपर कोई भी निर्णय दे दे, हाँ और ना करे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट हाँ ना कर देगा 7 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस आएगा और भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल, जब तक चीज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून है, संविधान है, उसका पालन तो करना पड़ेगा। मेरा सवाल भारत माता की जय से जुड़ा था। कहेंगे इंटॉलरेंस कर रहे हैं विधुड़ी साहब, मेरा सवाल भारत माता की जय से जुड़ा था। वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि भारत माता की जय बोलना राष्ट्रवाद नहीं है। पहले मुझे बीजेपी के मुताबिक क्या है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो क्या मुझे नसीहत दी जाएगी मैं पाकिस्तान चला जाऊं? पहले मुझे अपने बड़े भाई राशिद जी की बात का जवाब देना था। मैंने राशिद जी की बात का जवाब छोटे भाई दिया कि मंदिर क्यों डिले हो रहा है। अब छोटे भाई के सवाल का जवाब कारण हो रहा है जी। दूसरी बात, अब भारत, अगर आप भगवान राम का नाम नहीं लेंगे, सॉरी, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, देश की आजादी के अंदर जब वंदे मातरम बोलकर राष्ट्रवाद की प्रकाष्ठा को आगे बढ़ाया गया था और राष्ट्रवाद की पहचान करने के लिए वंदे मातरम
गीत गाया गया था या भारत माता की जय बोली गई थी, तो आज कुछ लोगों को, मुझे आपत्ति है त्यागी जी की भी इस बात को लेकर कि कुछ लोग जो जिन्ना जी के कहने पर नहीं गए वो वहां रह गए, लेकिन कुछ गलती से छूट गए, गेहूं के अंदर घुन भी हो जाता है ना जी गड़बड़, तो कुछ हिंदुस्तान में छूट गए हैं। वो जो जिन्ना, हाँ स्वाभाविक है, जिन्ना जी कहने में कोई बुरी बात तो नहीं है। देश का अगर पार्टीशन कराया था और कांग्रेस के राज में हुआ था, वरना फिर ये कह देंगे इंटॉलरेंस कर रहे हैं, इनको बोलने की बात तमीज नहीं है, फिर ये कहना शुरू कर देंगे। अब बीमारी तो कई है ना जी। अगर ये हाफिज जी कह सकते हैं, इनके नेता आप जिन्ना जी कह सकते हैं, तो हम जिन्ना को जो राष्ट्रपति है पाकिस्तान में, जिन्होंने देश का बंटवारा इनकी सहमति से, तो एएमयू में पोस्टर भी लग जाना चाहिए था। तब तो आडवाणी जी को जिन्ना जी आपके मुताबिक उनकी मजार पर जाने में दिक्कत नहीं थी कोई। आडवाणी जी को देखो, मेरी बात सुनो, ये मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्र में है, वो पाकिस्तान बन गए हैं, पद छोड़ना पड़ा था। आडवाणी जी यहाँ पर महात्मा गांधी, पद छोड़ना पड़ा था, फैसला संगठन का था। नहीं कोई पद नहीं, ठीक है, विषयांतर नहीं होता, नहीं छोड़ा। आप विषय से भटकाव के तरफ जा रहे हैं, कोई पद नहीं छोड़ा माने आडवाणी जी ने। ठीक है, और इसीलिए अब अगर मैं उनके बारे में कोई ऐसे शब्द बोलूंगा तो आप मेरे को कहेंगे आप अहवावर के लोग हैं, आप बात ढंग से नहीं करते हैं। तो इसीलिए भारत माता की जय बोलना, देश में रहते हुए मुझे मेरे गांव पर गर्व है ये लोग कहते हैं, मुझे मेरी जाति पर गर्व है लोग कहते हैं। तो जो लोग अगर भारत से प्यार करते हैं, उनको भारत जय अगर नहीं बोल रहे, तो मैं नहीं मानता कि वो राष्ट्रवादी हैं। आपको लगता है कि प्यार करते हैं 2019 तक आते आते पूरा जो चुनावी विमर्श, जो अपने पिताजी का नाम लेकर रजिस्टर में नाम नहीं लिखवाएगा, उसको क्या बोलोगे आप? पड़ोसी का नाम लिखवाएगा तो क्या बोलोगे आप? अपने पिताजी का नाम लिखवाना पड़ेगा, अपनी माँ का नाम लिखवाना पड़ेगा। अपने देश में रहने वाले व्यक्ति को अगर अपने देश की जय बोलने में शर्म आती है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रसन्न चिन्ह लगता है कि इसकी आस्था देश के साथ नहीं जुड़ी हुई। राशिद अल्वी साहब, क्या आपको लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरीके के सवालों के घेरे में खुद आ जाती है? देखिए, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। क्या पिछले 5 साल के अंदर ही ये सवाल उठा है कि भारत माता की जय बोली जाए? कौन देश के अंदर नहीं बोलता है? एक आदमी को आप पकड़ लाते हो और पकड़ के उससे बुलवा के उसको मुद्दा बना देते हो। देश का हर आदमी जो भारत में रहता है वो भारत की जय नहीं बोलेगा तो किसकी जय बोलेगा? हम भी कहते कि जो भारत की जय नहीं बोलेगा वो उसे भारत में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस की लाइन है, राशिद अल्वी की लाइन है। सुनिए, देखिए बात सुनिए, ये आप कह रहे हैं कि कोई इस देश में भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो उसको देश में रहने का हक नहीं है। जो अपने वतन की जय नहीं बोलेगा वो वतन में कैसे रहेगा? आप भी पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रहे हैं एक तरीके से राशिद अल्वी साहब। देखिए, एक बात सुनिए जी, कहिए। मैं उसे पाकिस्तान जाने की राय नहीं दे रहा हूँ जी, मैं उसे चाइना जाने की राय दे रहा हूँ। पाकिस्तानी क्यों भेज रहे हो? चाइना भेजो ना। ये जो सारा मीडिया जी और बीजेपी का हर नेता जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान भेजना शुरू करता है। अरे चाइना भेजो, वो बड़ा दुश्मन है। और आप सबको याद होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मुद्दा उठ गया था कि जिन्ना की तस्वीर लग रही है। प्रधानमंत्री तुम, मुख्यमंत्री तुम, वाइस चांसलर तुम्हारा, तस्वीर कल भी लग रही थी और आज भी लग रही है, तो क्या तुम्हारी मर्जी से लग रही है? जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे उठाते हो, जिन्ना की तस्वीर लग रही, क्यों नहीं हटाई? मैंने 10 बार कहा उसको उठा के लेकिन राशिद अल्वी साहब, माफ कीजिएगा, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लंबा आपको अनुभव रहा है सर। किसानों के मुद्दे पर रामलीला मैदान में कब आपने रैली की? जंतर मंतर पर कब आप आमरण अनशन पर बैठे? 1 मिनट देखो भाई, हम रैली नहीं करते, हमने किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ। सर, हर 5 में से एक मामले में धानमंत्री कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। मेरे ख्याल से इतनी बहस आप इनसे नहीं कर रहे जितनी मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट मुझे बोलने दो। कहिए। अब एक बात मैं आप सबको और बताता हूँ। जब अटल जी की सरकार थी, मैं लोकसभा का मेंबर था, अटल जी की बहुत इज्जत करता हूं और ये बात मैं कई चैनल पे कह चुका हूं। राम सेतु को डिमोलिश करने के लिए अटल जी के जो हर साल का बजट होता है उसमें 500 करोड़ रुपए का प्रपोजल था कि राम सेतु को डिमोलिश कर दिया जाए ताकि लंका जाने का रास्ता साफ हो जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी। और जब चुनाव आता है तो तुम राम सेतु की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव बना सकता है क्या? अगर कपिल सिब्बल अकेला सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना सकता है तब तो सारा काम हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए करा लेंगे। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के पहली बार 70 साल में सामने आके आपके खिलाफ बोल रहे हैं
क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को। ऐसा कभी हुआ इस देश ठीक के है, अंदर? ठीक है, हम फिर विषयांतर हो जाएंगे। अब आप देखिए, त्यागी जी, आपकी भर्ती थी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, केसी त्यागी ये जी, इज्जत है सुप्रीम कोर्ट। केसी त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो राजनीतिक विमर्श है वो विकास के मुद्दे पर ही केंद्रित है, या विकास कहीं पीछे छूट गया है, कम से कम चुनावी रैलियों में, और मुद्दा राम रक्षा और राष्ट्रवाद ही है घूम फिर कर? देखिए, मैं एनडीए की तरफ से बोलता हूं, बीजेपी की तरफ से नहीं जी। एनडीए का एजेंडा विकास है। जब कार सेवकों की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचा करके और लोगों को चिन्हित करके मारने पीटने का काम किया, तब भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि कुछ गौ सेवा के नाम पर गोरक्षक, जिस तरह की गुंडागर्दी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसका विरोधी हूं। इसलिए गाय तो बच गई लेकिन आदमी मर गए, वो भी राष्ट्र के हिस्से थे। तो हमारा, अगर हमने 5 साल तक जनता के दुखों को छूने का काम किया, हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है, हमने हिंदुस्तान भर में सफाई करने का काम किया जी, तो हम विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। लेकिन मैं विधूड़ी जी की उपस्थिति में भी कहना चाहता हूं, कुछ अगर लोग इस तरह की बयानबाजी करके अगर सोचते हों कि वो बीजेपी या एनडीए के एजेंडे को अपने पक्ष में ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अटल जी के समय में भी यही था जी, हम लोग डिफर करते थे, लेकिन अटल जी हमारे ही नहीं। मैं मॉरिशस में गया पिछले दिनों विश्व हिंदी सम्मेलन में, 150 मुल्कों के लोगों ने कहा कि आपका नहीं, वो पूरी दुनिया का नेता था। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के नेता नहीं थे। बिल्कुल। ऐसे ही आज सीमाओं पे संकट है, आंतरिक सुरक्षा में भी कई तरह की दिक्कतें हैं, गरीब और अमीर के बीच का फर्क है। सरकार चाहे कोई रही हो, और राशिद अलवी जी, ये कोई 5 साल का संकट नहीं है किसानों का। समय कोई सरकार, ये बस खत्म कर रहा हूं जी, विनर्म आदमी, जरा आधे मिनट दे दीजिए। ठीक है। कोई भी सरकार रही हो, किसानों की दुर्गति में कभी कोई कमी नहीं आई। आज वक्त है ये भी हम भी, ये भी सब मिलकर के राष्ट्र की समस्याओं को इकट्ठे होकर के, देश के सामने जो सुरक्षा के खतरे हैं उस सब पे इकट्ठे होकर के एक साथ काम करें, तो ये भारत और भी बड़ा और भी महान हो जाए। विधूड़ी साहब, क्या आप तैयार हैं ऐसे जरूरी मुद्दों पर राजनीति को आगे ले जाने के लिए, विपक्ष को साथ में लेते हुए? बहुत संक्षेप में। हम तो 2014 में भी विकास के मुद्दे पर ही आए थे, और आज भी विकास का ही एजेंडा है देश के प्रधानमंत्री जी का। और अभी मुझसे पूर्व में एक वक्ता बोल रहे थे यहाँ पर कांग्रेस की, बड़ी तंज कस रही थी, मैं उस टाइम मंच पे नहीं था, मैं दबा हुआ बैठा था, मेरी मजबूरी थी। वो बार बार कह रही थी कि जब बेरोजगार ट्वीट करता है तो प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता है। देश में 65% नौजवान रहता है, 132 करोड़ की आबादी है, 85 करोड़ नौजवान था। क्या 85 करोड़ नौजवान 5 साल में ही हुआ है क्या ये? और 14 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से लोन देने के बाद उनको रोजगार देने का काम किया है सरकार ने। ठीक है, 14 करोड़ लोगों को। तो इसीलिए बार बार जो बेरोजगार ऐसे कह रहे हैं जैसे 2014 से पहले देश के हर नौजवान के पास रोजगार था। ठीक, ऐसे बोलते हैं बेरोजगार। चलिए, तो ट्वीट प्रधानमंत्री का विधूड़ी साहब माफ कीजिएगा, तो आपको रोक रहा हूं। अलवी साहब 10 सेकंड सर। जी, देखिए, पिछली सरकार हमारी थी, वो चली गई। हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम देश के लोगों के दिल को उस वक्त नहीं जीत पाए। आप, ये वादा तो आपका था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप हमारे ऊपर सवाल मत उठाइए। आज हम विपक्ष में हैं, 5 साल आप सरकार में रहे, सवाल हम उठाएंगे, जवाब आप देंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है सर। और जमहूरियत की खूबसूरती है कि विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी सवाल उठाता रहे। 1 मिनट, माफ कीजिएगा रशीद अली साहब, समय जी कहिए 10 सेकंड। आपका वादा था 2 करोड़ नौकरियां देने का, आपने कितनी नौकरियां दी? आपने, किसी ने नौकरी नहीं कहा था, रोजगार कहा था। किसी ने कहा नौकरी, पकौड़ा बेचो, रोजगार कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है पान की दुकान लगाना भी रोजगार। अरे ये तो पहले बेरोजगारी के लिए जो स्वेगी बच्चा बन रहा है, ये आपने थोड़ी दिया है। पान की दुकान भी रोजगार है, ये आपने, पकौड़े की दुकान भी रोजगार है, ये आपने थोड़ी दिया है भाई। जो गरीब है, केसी त्यागी साहब, वो भी रोजगार है। पान की दुकान तो इस देश में पहले से लग रही है। ठीक है, अलवी साहब सुन लेते हैं, आपने थोड़ी लगवाई पान की दुकान। सुन लेते हैं। कि एक सवाल पे कम से कम राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए, और वो है राष्ट्र की रक्षा का सवाल। इस समय जिस तरह से छाया युद्ध चल रहा है, राशिद अलवी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी पार्टी मोदी जी को हरा दे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मायावती ममता बनर्जी मिलकर के
मोदी जी की पार्टी को हरा दे, लेकिन पाकिस्तान से और आतंकवाद से हमारे जैसे लोग नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी हारे। ये कहकर के मैं अपनी बात समाप्त कर। जो जेडीयू की सहमति की लाइन है उसकी ओर भी इशारा यहाँ पर केसी त्यागी जी कर रहे हैं। समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। राशिद अल्वी साहब, बार बार पाकिस्तान कुछ बातों को चुनावी रैलियों के लिए छोड़ देते हैं। एक जुमला कह के खत्म करता हूँ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने किए थे, किसी दूसरे ने नहीं किए। बधाई सर, आपको पूरा हम देश आपके आतंकवाद के साथ नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी जुड़ने के लिए और अहम सवाल पूछने के लिए। तो